हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान को, जो है आपके कृषि रसायन विज्ञान। आप सब लोगों की चाहती और आप सब लोगों का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है कई बार कृषि रसायन। कृषि रसायन को हम बहुत ही डीपली और एक एक चीज़ों को विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज मैं 12th के जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को आप देखिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को मत देखें, ना देखें। सब्सक्राइब किया हुआ तो अनसब्सक्राइब कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्वयं भी देखें और अपने दोस्तों तक भी उस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। ये काम आपका है। मेरा काम है आप सब लोगों तक सही कंटेंट और सरल तरीके से रसायन विज्ञान को समझाने का। तो चलिए आज हम आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर बच्चों जो मैंने लिया है वो है मृदा कोलाइड्स। मृदा कोलाइड्स चैप्टर लेने के पीछे मेरा मुख्य रीज़न ये है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर जैसे कि वहाँ पर अलग अलग खनिज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की थ्योरीज के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जब मैंने थर्ड चैप्टर को देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है। एक्चुअल केमिस्ट्री के पोर्शंस को समझना यहाँ से हम शुरू करेंगे। कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को भी समझेंगे, बैलेंस करने का जो तरीका है केमिकल रिएक्शन को, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक लेकर बैठे। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप अपना एक नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठे जिसमें आराम से आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। और सभी बच्चे यह वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देना। कितने बच्चों ने नोट्स बनाना शुरू किया है, कितनों ने नहीं किया है, अपना रिव्यू ज़रूर देना। कमेंट्स के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने एग्रीकल्चर का एक ग्रुप बना रखा है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। तो आप ग्रुप को यदि ज्वाइन करना चाहो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी कंप्लेन हो मुझे पर्सनल इनबॉक्स के अंदर भी आप मैसेज दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मृदा कोलाइड्स को, जिसे हम बोलते हैं सोइल कोलाइड्स। देखिएगा, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको कि कोलाइड क्या होता है, कोलाइड किसे कहते हैं। देखिएगा, कोलाइड मैंने यहां पे लिखा कोलाइड्स, ठीक है। कोलाइड्स हम पढ़ रहे हैं। कोलाइड्स पढ़ने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि कोलाइड्स क्यों पढ़ रहे हैं। जो मिट्टी होती है बच्चों, तो मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है। ये सभी पोषक तत्व किसी ना किसी तरीके से पेड़ पौधों तक पहुंचते हैं, यानी पादपों तक पहुंचते हैं। और पादपों को संपूर्ण विकास में ये सभी पोषक तत्व सहयोगी होते हैं। वहीं पर मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत ही छोटे कण होते हैं जिन्हें नाम दिया गया कोलोइड्स। कोलोइड्स होता क्या है, कोलोइड्स का मतलब क्या है। देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है आपके, एक आ रहा है कोल। इस शब्द का मीनिंग होता है गोंद। इस शब्द का मीनिंग होता है गोंद। कोल मतलब होता है गोंद और पीछे बचा इट्स। तो कोलोइड्स, इट्स का मतलब होता है सम्मान, यानी कोलोइड्स का मतलब हो गया गोंद के सम्मान, गोंद के सम्मान, ठीक है। ये एक जो आपके कोलोइड्स जो है बच्चों, वो होता है आपका ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। कोलोइड्स जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मैं जानकारी देता हूँ कि जो कोलोइड्स होता है उसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी आपके थॉमस ग्राम ने। थॉमस ग्राम एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले कोलोइड्स रसायन के बारे में हमें पूर्ण और सही रूप से जानकारी दी। और उन्होंने क्या कहा, देखिएगा, उन्होंने जंतु झिल्ली में से, जंतु झिल्ली एक छोटी सी बारीक झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली, उस झिल्ली में से कुछ पदार्थों को विस्तृत किया, यानी उसमें से विसरण करवाया, प्रसारित किया। जो पदार्थ विसरित हो गए
जो पदार्थ विश्रित हो गए, यानी जैसे मान लो कुछ पदार्थ है वो इस झिल्ली में से विसरण हो गए, यानी छन कर अंदर की तरफ आ गए, दूसरे भाग की तरफ पहुंच गए। जो भाग विसरित हो गए उन भागों को बोला क्रिस्टल लाभ, उनको बोला क्रिस्टल लाभ। जो भाग विसरित होकर छन कर दूसरी तरफ निकल गए उन्हें बोला क्रिस्टल लाभ। और जो भाग बहुत ही मंद गति से विसरित हो रहे थे, बहुत ही मंद गति से विसरित हो रहे थे, या बोल सकता हूं कि बिल्कुल ना के बराबर विसरित हो रहे थे, उन्हें बोला गया कोलाइड्स। तो ये सबसे पहले अपनी स्टाइल में परिभाषा किसने दी? सबसे पहले अपनी स्टाइल में परिभाषा देने वाले थे आपके थॉमस ग्राहम, जिन्होंने 1861 के अंदर ये जानकारी हमें दी कि जंतु झिल्ली में से जब उन्होंने कुछ पदार्थों को विसरित करवाया तो कुछ पदार्थ उस जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो गए। जो आसानी से विसरित हो गए उन्हें बोला गया क्रिस्टल लाभ। और जो मंद या कह सकता हूं बिल्कुल विसरित नहीं हो पा रहे थे उन्हें बोला गया कोलाइड्स। देखिएगा, अब देखते हैं कि यहां पर एक नया शब्द आया क्रिस्टल। एक शब्द आपके सामने आया क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के बारे में समझते हैं बच्चों। क्रिस्टल का मतलब होता है आयन, अणु या परमाणु। आयन, अणु या परमाणु से बनी हुई एक व्यवस्थित संरचना। आयन, अणु या परमाणु से बनी हुई एक व्यवस्थित संरचना। थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने जब जंतु झिल्ली में से जब कोलाइडी कणों को, या कह सकता हूं कि पदार्थों को जब विसरित करवाया तो कुछ पदार्थ विसरित हो गए, उन पदार्थों को बोला गया क्रिस्टल लाभ। जबकि जो पदार्थ मंद तरीके से धीरे धीरे विसरित हो रहे थे, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विसरित नहीं हो रहे थे, उन्हें बोला गया कोलाइड्स। टिके रहिए कोलाइड्स के ऊपर। आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं सिर्फ कोलाइड होता क्या है, उसके गुणों के बारे में। तो यहीं पर आपको इसी टॉपिक के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, कोलाइड्स। ठीक है, तो अब एक बार मैं थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं हम। देखिएगा, कोलाइड्स शब्द का जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? गोंद के समान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम कोलाइड की परिभाषा हो गई कि जंतु झिल्ली में से जो विसरित नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहते हैं? कोलाइड्स। दो चीजें अब तक हमने सीखी है, दोनों चीजें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा मर्दा कोलाइड्स की परिभाषा को देखते हैं। मर्दा कोलाइड्स, इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। मर्दा कोलाइड्स जिनका व्यास 1.0 से, ऐसे मर्दा कण जिनका व्यास 1.0 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है। सबसे पहले तो व्यास सबको पता होना चाहिए। व्यास क्या होता है? जैसे मान लो ये वृत्त है, वृत्त में क्या होता है? ये तो होती है आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। यही होता है ना। उसी प्रकार से अब हम जो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, 11th की केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ें डिस्कस नहीं की होगी, 12th की केमिस्ट्री में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मिट्टी के कणों के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, खनिज के बारे में बात करेंगे, चट्टानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो कण हैं उनकी बात हो रही है। तो मर्दा कोलाइड्स का मतलब है मर्दा के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनका व्यास 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है। 100 मिली माइक्रोन होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये। मिली माइक्रोन यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, मिली माइक्रोन। यानी जो कोलाइड्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर उनका जो आकृति होती है वो 1 से 100 मिली माइक्रोन, यानी 1 मिली माइक्रोन का कोलॉइड भी हो सकता है, 100 मिली माइक्रोन का कोलॉइड भी हो सकता है। और अधिकतम व्यास की बात करूं मैं कि कोलॉइड्स की आकृति कहां तक हो सकती है, तो वो होती है बच्चों 500 मिली माइक्रोन तक। 500 मिली माइक्रोन तक कोलॉइड की आकृति हो सकती है।
ये संभावित आकृति है 500 मिलीमाइक्रोन। कोलॉइड्स के कण जो होते हैं बच्चों, वो केवल और केवल सूक्ष्म इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इन कणों को देखा जा सकता है। जैसे कि जो रेत के कण होते हैं ना, उनसे कई गुना छोटे, मिट्टी के जो कण होते हैं उनसे कई गुना छोटे कण होते हैं, उसकी वजह से इनको देखने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ही आप इन्हें अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे, अदरवाइज इनको नहीं देख सकते। तो क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा मर्दा कोलाइड्स के अंदर? किसे कहते हैं मर्दा कोलाइड्स? मर्दा कोलाइड्स वह कण होते हैं जो 1 मिली माइक्रोन से 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक के होते हैं, 100 मिली माइक्रोन तक के होते हैं। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली यहाँ पे, ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूँ कोलाइड्स के गुण। कोलाइड्स के गुण क्या होते हैं? कोलॉइड्स के गुण सब लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, बिल्कुल हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली समझ में आने वाली है। कोलॉइड्स के गुण के बारे में बात करने से पहले मैं बताता हूँ विलयन क्या होता है। यहाँ पर एक विलयन शब्द आएगा, अभी सॉल्यूशन क्या होता है। विलयन का मतलब क्या होता है देखिएगा, जब विलेय और विलायक, विलेय और विलायक ये दो चीज़ें मिलती है तो निर्माण किसका करती है? विलयन का, यानी ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन का निर्माण करती है। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये जल है, ये क्या है? जल है, और इस जल में आपने 5 ग्राम या 10 ग्राम मान लो आपने इसमें नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। तो जो जल है जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो तो कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। पहले से ग्लास में है उपस्थित वो तो क्या कहलाएगा? विलायक। और ऊपर से जो चीज़ आपने डाली है नमक के रूप में, मान लो ये 2 ग्राम 10 ग्राम जितना भी है, इसकी तुलना में काफ़ी कम है, विलायक की तुलना में क्या है? काफ़ी कम है। तो ये जब डालेंगे तो डालने के बाद में क्या हो जाएगा? दोनों का मिश्रण बन जाएगा, और इस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? सममांगी मिश्रण या सममांगी विलयन बोल दो आप। ये क्या बन जाएगा? एक प्रकार से सममांगी विलयन। क्या बन जाएगा? एक प्रकार से सममांगी विलयन। देखो, कोलाइड्सों के गुण पढ़ाने से पहले मैं आपको विलयन के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि विलयन शब्द अभी काम में आने वाला आगे। मैं चाहता हूं कि अगली चीज बताऊं उससे पहले आपको प्रॉपर्ली पता हो कि विलयन होता क्या है। विलयन का मतलब है बच्चों कि कोई भी विलेय और विलायक, विलेय का मतलब मैंने बताया और विलायक का मतलब बताया। जैसे कि मान लो मैंने एक ग्लास ली और ग्लास के अंदर ये जल है, ग्लास है उसके अंदर जल है, मतलब कि ग्लास जल से भरी हुई है, और उसके अंदर आप 10 ग्राम नमक डाल रहे हैं। तो जो 10 ग्राम नमक जो ऊपर से आप डाल रहे हैं वो किसका काम करेगा? यहाँ पे विलेय का काम करेगा, और जल जो है वो विलायक का काम करेगा, और ये दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, यानी एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं बताता हूँ सममांगी और विषममांगी के बारे में। अब मैं बता रहा हूं सममांगी और विषममांगी। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं सममांगी विलयन और एक बताऊंगा मैं विषममांगी विलयन के बारे में। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में बात करते हैं। 2 गिलास लिए मैंने, दोनों के अंदर जल भरा हुआ है। दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। पहला देखता हूं, बात करता हूं मैं सममांगी विलयन की। ठीक है, देखिएगा, इस जल के अंदर यदि मैं तेल की बूंदें डाल दूं, इस जल के अंदर मैं शक्कर डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? शक्कर डाल दूं या नमक डाल दूं? शक्कर या नमक डाल दूं तो वो शक्कर या नमक दोनों इस जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाएंगे,
पूर्ण रूप से घुलकर एक मिश्रण का निर्माण करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, सममांगी विलयन कहेंगे। जब विलेय और विलायक पूर्ण रूप से आपस में घुलकर विलयन का निर्माण करता है तो वह विलयन आपका सममांगी विलयन कहलाता है। बात समझ में आई? ये आपके चैप्टर में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मैं बेसिक्स बता रहा हूं जिससे कि आपको हर एक चीज प्रॉपरली समझ में आ सके। तो जब जल और नमक या शक्कर, कुछ भी, विलेय और विलायक, अभी मैंने बताया विलेय विलायक क्या होता है, विलेय और विलायक मिलकर एक पूर्ण रूप से मिश्रण का निर्माण करती है, या पूर्ण रूप से जब घुल जाते हैं और विलयन का निर्माण करती है तो उसे हम कहते हैं सममांगी विलयन। और अब बात करते हैं विषममांगी। विषममांगी का मतलब क्या होता है, देखिएगा, विषममांगी का मतलब होता है बच्चों, जब विलेय और विलायक मिलकर अपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होता है, या इस प्रकार से बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, विषममांगी विलयन। और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे तेल प्लस जल, क्या तेल की बूंदें और जल पूर्ण रूप से एक विलयन बना सकते हैं क्या? नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, विषममांगी विलयन कहते हैं। ये चीज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक्स के लिए बताया है। आपके चैप्टर में अब क्या वर्ड काम आएगा, अब आपको पूरी रामायण समझ में आएगी। देखिएगा, कोलाइड्स के गुण में सबसे पहले मैं बता रहा हूं विषमांगता। पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, विषमांगता। ध्यान से देखिएगा, कोलाइड्स के गुण में पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, विषमांगता। क्या होता है विषमांगता? कोलाइड जो होता है वो वास्तविक विलयन नहीं होता है, इनका विलयन विषमांगी होता है। कोलाइड वास्तविक विलयन नहीं होता है, इसका विलयन कैसा होता है, विषमांगी होता है। यानी यदि ये जल की मैंने कोई एक बोतल ली, ठीक है, और इसमें यदि मैं कोलाइडी विलयन मिला दूं या कोलाइड मिला दूं, इसमें क्या मिला दूं मैं, कोलाइड मिला दूं, तो जल और कोलाइड आपस में मिलकर जो विलयन बनाएंगे वो विषमांगी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? कैसा आई देखो, विषमांगी होने से तात्पर्य बच्चों ये है कि जो चीज आपने इसके अंदर घोली वो इस जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा, विषमांगी क्या होता है, सममांगी। सममांगी का मतलब उसमें पूर्ण रूप से घुल जाती है, विषमांगी का मतलब क्या है, वो पूर्ण रूप से घुलती नहीं है। तो इस जल में जब आपने कोलाइड के कणों को घोला इसके अंदर, तो क्या हुआ, वो विषमांगी विलयन बनाया। उसने क्या बनाया, विषमांगी विलयन बनाया। तो कोलाइड का पहला गुण आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्या है, ये विषमांगता को दर्शाता है। यानी ये एक वास्तविक विलयन नहीं है। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, देखो, सममांगी विलयन को ही वास्तविक विलयन कहते हैं। सममांगी विलयन मतलब जो जल में, जैसे मान लो आपने नमक घोला तो वो क्या होगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, तो वो एक प्रकार का क्या है, वास्तविक विलयन है। लेकिन जब आप जल के अंदर कोलाइड के कणों को घोलेंगे, किसके कणों को घोलेंगे, कोलाइड के कणों को घोलेंगे, तो वो पूर्ण रूप से उसके अंदर नहीं घुल पाएंगे, पूर्ण रूप से उसके अंदर नहीं घुल पाएंगे। अर्थात ये वास्तविक विलयन नहीं है। ये क्या दर्शाएगा, यहाँ पे विषमांगता को दर्शाता है। तो कोलाइड का पहला गुण सबको समझ में आया। कोलाइड का पहला गुण है कि यह वास्तविक विलयन नहीं है, यह विषमांगता को प्रदर्शित करता है। जो कोलाइड होता है, कोलाइड का जो विलयन होता है, कोलाइड का विलयन बना लेते हैं। सबसे पहले हम कोलाइड का विलयन बना लिया आपने, ठीक है, कोलाइड का जो विलयन बना लिया आपने, कोलाइड का जो विलयन होगा इसकी दो प्रावस्थाएं होगी। कौन कौन सी होगी, प्रावस्थाएं होती क्या है पहले ये तो पता है आपको। मुख्य प्रकार से प्रावस्थाएं तीन प्रकार की होती है, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। लेकिन कोलाइड के अंदर क्या होता है, यहां पर दो प्रावस्थाएं होती है। एक होती है ठोस और एक होती है आपकी द्रव। ठोस और द्रव कि जब कोलाइड के अंदर एक प्रावस्था द्रव हो और एक प्रावस्था ठोस हो तो उस प्रकार से बने हुए विलयन को हम बोलते हैं शोल। और यदि
वो द्रव्य उस द्रव्य की जगह पर, किसकी जगह पे, उस द्रव्य की जगह पर जल हो, क्या हो, जल H2O। यदि उस द्रव्य की जगह पर जल हो तो उसे बोलते हैं हम हाइड्रोसोल। उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोसोल। चीज एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देखो यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए हाइड्रोसोल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कोलाइडी विलयन में एक प्रावस्था ठोस हो तथा दूसरी प्रावस्था द्रव्य में जल हो, द्रव्य में माध्यम कौन हो, जल हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, पहले बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहिएगा कंटिन्यूअस, ताकि आप सब लोग हर एक चीज को कंफर्म पॉइंट टू पॉइंट समझ सकें, पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, कोलाइड्सों के गुण का पहला पॉइंट हमने समझ लिया है। क्या समझा है, कोलाइड्सों के गुण का पहला पॉइंट समझा है विषमांगता। अब हम समझने जा रहे हैं विशरण। सेकंड पॉइंट है मेरा विशरण। ध्यान से देखिएगा विशरण को, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर, स्वतः मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे हम विशरण कहते हैं, उसे हम विशरण कहते हैं। मान लो कोई भी दो पदार्थ ले लो और अन्य दो पदार्थ ले लो, आपस में मिलकर यदि एक मिश्रण बना दे, एक मिक्सचर बना दे, तो उसे हम विशरण कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइडों के गुण पढ़ रहे हैं। पहला गुण पढ़ा हमने विषमांगता का गुण और दूसरा पढ़ रहे हैं विशरण का गुण। कोलाइडों में विशरण किस प्रकार का होता है, तो कोलाइडों में विशरण हमने पहले ही देख लिया है किस प्रकार का होता है, शुरू में देखा था। इन्हें यदि कोलाइडों को अर्ध पारगम्य झिल्ली में से गुजारा जाए तो ये पूर्ण रूप से विसरित नहीं हो पाते हैं, पूर्ण रूप से विसरित नहीं हो पाते, यानी एक इस झिल्ली में से पूर्ण रूप से विसरित नहीं हो पाएंगे, यानी प्रसारित नहीं हो पाएंगे, इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाते हैं, और यदि जाएंगे तो भी बहुत ही मंद गति से जाते हैं। तो ये हो गया सेकंड गुण कोलाइडों का, जिसे हम कहते हैं विशरण का गुण, विशरण का गुण। उम्मीद करता हूं विषमांगता के बाद में विशरण के गुण को आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, थर्ड पॉइंट ले रहा हूं जी। थर्ड पॉइंट है मेरा, थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, हेडिंग को अपने माइंड में रखिएगा। कोलाइड्स के गुण पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है ब्राउनीय गति। थर्ड पॉइंट है मेरा ब्राउनीय गति, ब्राउनीय गति, ब्राउनीय गति। कोलाइड्स के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक गति को प्रदर्शित करते हैं। जब कोई विलयन, कोलाइडी विलयन, जैसे मान लो हमने एक कोलाइडी विलयन बना लिया। कोलाइडी विलयन का मतलब क्या है, उसमें कोलाइडी कण उपस्थित है, ये कोई द्रव्य है और ठोस के रूप में यहाँ पे क्या है, कोलाइडी कण उपस्थित है, ठीक है जी। कोलाइडी कण किस रूप में उपस्थित है, ठोस के रूप में। तो ये कोई सॉल्यूशन बना लिया। इस विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर कोलाइडों की जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनीय गति कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। और ये कण जितने छोटे होंगे, ये कण जितने छोटे होंगे उतनी ही ये जो गति होती है वो तीव्र होती है। इन कणों की जो गति होती है, जितने छोटे होते हैं उतनी ही इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। तो ये हो गया अपने ब्राउनीय गति का नियम, जो आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला देखिएगा विद्युत आवेश। अगला क्या है, विद्युत आवेश। तीन चीज पढ़ी, यहां पे लिख रहा हूं। पहला पढ़ा विषमांगता, दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा है हमने, दूसरा पॉइंट पढ़ा है हमने विशरण, और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है ब्राउनीय गति। ये सब के सब क्या है, कोलाइडों के गुण है, ब्राउनीय गति। और चौथा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अब विद्युत आवेश। चौथा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश। चौथा पॉइंट है विद्युत आवेश। देखिएगा कोलाइड कण जो होते हैं
कोलाइड कण शब्द बोलते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो 1.0 से 100 मिली माइक्रोन के होते हैं। उन कणों की जो आकृति होती है वो बहुत छोटी होती है। उन कणों के ऊपर एक आवेश पाया जाता है उनके अंदर की सतह पर। जैसे मान लो मैं वो कण बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये एक कण है जो कोलाइड का है। आप बोलेंगे सर इतना मोटा कैसे, इतना बड़ा कैसे बना दिया? तो भाई बड़ा तो बनाना ही पड़ेगा ना। यदि बड़ा नहीं बनाऊंगा तो आपको वहाँ पर कैमरे में दिखाई नहीं देगा। वैसे ये छोटा होता है, ठीक है, हम चीज़ों को समझने के लिए मैंने बड़ा बना रखा है। तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है बच्चों, उसमें ऋण आवेश होता है। कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। ये आपने 10वीं क्लास में विद्युत धारा के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। तो कोलाइड कणों के अंदर की सतह पर जो आवेश पाया जाता है उसका नाम है ऋणावेश। कोलाइड कणों के अंदर की सतह पर जो आवेश पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश के अंदर आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कोलाइड कणों पर ऋण आवेश होता है। इस कारण ये क्या करेगा बताओ? धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी इसको मैं और डिटेल में बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसको मिटा रहा हूं, ये है मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी, ये है मिट्टी, और इसके अंदर मान लो एक कोलाइडी कण है। एक कोलाइडी कण के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमें पता है कोलाइडी कण के अंदर की सतह पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। कोलाइडी कण के अंदर की सतह पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो ये ऋण आवेश होने के कारण इस मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे मान लो Mg+2, Fe+, ठीक है, सोडियम प्लस, ठीक है। तो इस पर धनावेश, इस पर धनावेश, इस पर धनावेश, ये धनावेशित कण है, ठीक है, ये धनावेशित कण है। तो क्या होगा? ये ऋणावेश जो होंगे, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, इन सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अपनी तरफ आकर्षित कर कर इसकी बाहरी सतह पर आकर कौन चिपक जाएंगे? कौन चिपक जाएंगे? आपके धनावेश चिपक जाएंगे, धनावेश चिपक जाएंगे। बात समझ में आई पूरी? कोलाइड के अंदर विद्युत आवेश को आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर से बता देता हूं कि कोलाइड के अंदर की सतह पर ऋण आवेश पाए जाते हैं, इसलिए धन आवेश उसकी बाहरी सतह पर आकर्षित हो जाता है। क्योंकि ऋणावेश हमें पता है, ऋणावेश में एक गुण होता है धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करने का। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने बचपन के अंदर आपने चुंबक से जरूर खेला होगा कि एक चुंबक आप रखते होंगे, दूसरी चुंबक को जब धीरे धीरे पास में लाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि ये चुंबक इस चुंबक के चिपक जाती है। तो ये चिपकने का कारण क्या है? इन दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है, जब हम इस चुंबक को इसके पास में लाते हैं तो ये चुंबक उस चुंबक को दूसरी तरफ धक्का देती है, तो उसको कहते हैं हम प्रतिकर्षण बल। क्या कहता है? प्रतिकर्षण बल। क्योंकि समान ध्रुव को जब हम पास में लाते हैं, एक समान तो प्रतिकर्षण होता है और असमान को लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण। ठीक उसी प्रकार से कोलाइड के अंदर ऋणावेश होता है और जब धनावेशित कण उसके पास में आता है तो उससे आकर्षित हो जाता है, उस पर चिपक जाता है। तो विद्युत आवेश का गुण मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। पहला गुण विषमांगता, दूसरा गुण विसरण का, तीसरा ब्राउनी गति और चौथा विद्युत आवेश का। सभी नोट्स बनाते रहिएगा, मुझे शेयर करते रहिएगा अपनी प्रॉब्लम। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए आप सबके सामने, व्हाट्सएप नंबर, और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना टिंडल प्रभाव, सबसे इंटरेस्टिंग टिंडल प्रभाव। देखो बच्चों, एक छोटी सी दुकान भी ओपन करते हैं ना आजकल हम, तो हमारे या तो कास्ट के ऊपर उस दुकान का नाम होता है, कास्ट नेम से रखते हैं, शर्मा क्लासेस, हाँ, या शर्मा कलेक्शन, सैनी कलेक्शन, हाँ, मतलब कुल मिलाकर या तो हमारी कास्ट पर या हमारे नाम पर, नरेंद्र गारमेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से नाम ऐसी चीज होती है जो हम जो काम करेंगे उसके पीछे हमारा नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिकों के अंदर भी टिंडल नाम का एक वैज्ञानिक था। एक्चुअली टिंडल क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। उस टिंडल ने क्या बताया, उस टिंडल ने बताया कि जैसे मान लो ये एक अंधेरा कमरा है, इसमें लाइट नहीं है ना, अंधेरा है, और यहाँ पर एक विंडो है। क्या है, एक विंडो, और यहाँ पर मान लो इस बेंच पर मैं एक कोलाइडी विलयन रख देता हूँ, एक ऐसा विलयन जिसमें कोलाइड उपस्थित है, जल भी है और कोलाइड भी है। ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश पुंज इस पर गिरेगी, क्या गिरेगी, प्रकाश पुंज यानी प्रकाश की किरणों का एक समूह जब इस पर गिरेगा तो हमें प्रकाश किरणें यहाँ से प्रकीर्णित तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुछ किरणें इधर चली जाएगी, कुछ किरणें इधर चली जाएगी, कुछ किरणें इधर चली जाएगी, जिससे हमें प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देने लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी देख सकते हैं कि किसी भी बंद कमरे में जब कोई प्रकाश गिरता है अंधेरे कमरे में, तब क्या होता है, वहाँ पर धूल के कण हमें दिखाई देते हैं, प्रकाश पुंज भी हमें दिखाई देता है। तो उस प्रभाव को, उस एक्सपीरियंस को या उस एक्सपेरिमेंट को ही क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव कहा गया। उस एक्सपेरिमेंट को ही टिंडल प्रभाव कहा गया। तो इससे कोलाइड के गुण को हमें यह समझ में आया कि कोलाइड जब किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश पुंज कोलाइड के कणों पर गिरता है तो कोलाइड के कण व प्रकाश पुंज का जो रास्ता है वो हमें दिखाई देता है, और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुई चीज? चलिए आगे देखिएगा। आगे है अधिशोषण। पांचवा क्या था, टिंडल प्रभाव। पांचवा था हमारा टिंडल प्रभाव, और छठा है हमारा अधिशोषण। टिंडल प्रभाव तक मैं समझा चुका हूं। विषमांगता, विसरण, ब्राउनीय गति, विद्युत आवेश, टिंडल प्रभाव, ये सब क्या है, कोलाइडों के गुण हैं। ये सब क्या है, कोलाइडों के गुण हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल कोलाइड्स के बारे में पढ़ा है, उसके गुणों के बारे में पढ़ा है, याद रखना। ठीक है, अगला मैं बता रहा हूं अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिएगा, अभी मैंने बताया कि जो कोलाइड होता है उसके अंदर की तरफ क्या होता है, ऋणावेश होता है। अंदर की तरफ क्या होता है, ऋणावेश। और जब इस कोलाइड के ऊपर आकर धन आवेश को ये क्या करता है, आकर्षित करता है। तो धनावेश को जब ये आकर्षित करता है तो क्या होता है, इसके ऊपर धनावेश का अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण मतलब इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाता है। तो इस गुण को हमने कहा अधिशोषण का गुण। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोलाइड कण पर धनावेश जब आकर्षित होता है तो कोलाइड पर ऋणावेश होने के कारण वह इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, अवक्षेपण। अवक्षेपण अंतिम पॉइंट है आज का, सातवां। ध्यान से समझिएगा अवक्षेपण क्या होता है। कोलाइडी विलयन में थोड़ी मात्रा में जब विद्युत अपघटे को मिलाया जाता है। अब एक नया शब्द आ रहा है यहाँ पर, विद्युत अपघटे। सबसे पहले बताता हूँ विद्युत अपघटे होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक बंध है और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया आपने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जल से भरी हुई ग्लास ले ली। जल से भरी हुई ग्लास लेने का मतलब इसमें किस के बीच में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। जब आप इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंध टूट जाएंगे। बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम जल का विद्युत अपघटे। क्या कहते हैं, जल का विद्युत अपघटे। ठीक बच्चों, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, कोलाइडी विलयन लेना है। ये तो था केवल जल, अब की बार हमें क्या करना है, कोलाइडी विलयन लेना है। और कोलाइडी विलयन के अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा यानी आई को प्रवाहित कराएंगे। तो क्या होगा, जब विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, कोलाइड के कण अलग हो जाएंगे, यानी ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा और द्रव्य पदार्थ क्या होगा, अलग हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण बोलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड के गुण क्या होते हैं, कोलाइड के बारे में सबसे पहले किसने बताया, और गुण में कितने गुण पढ़े हमने, 7 गुण आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
आपको चीज़ें समझ में आई होगी और लॉकडाउन और ये जो समय चल रहा है उसमें आप कुछ चीज़ें आप ज़रूर मुझसे सीख कर जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और अपना रिव्यू कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।